नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उन्होंने हाल फिलहाल में ही वो इंडिया के टॉप गेमर्स जो भी हैं उनसे मिले, और उन बच्चों के साथ जब वो मिले तो उन्होंने उनसे क्या बातें करी और किस तरह की उनकी गुफ्तगू आपस में रही, और क्या उस मीटिंग से क्या वो समझना चाह रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और क्या वो समझने की कोशिश कर रहे थे, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं हम पहले वो वीडियो, और समझते हैं कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, फिर आके इसके बारे में आगे चर्चा को और बढ़ाएंगे। 2 दिन पहले सुनने को आया कि हमें मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है। Too fast, too much has happened. ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, सच्ची बताओ तो कि मैं यहाँ हूँ। भाई ये तो उत्तराखंड का है ना? वो एक्साइटमेंट अंदर रखना है ना, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो पहले तो हमको देख के ऐसा लगा कि हमारे जो ड्रीम्स थे वो रियलिटी में बदल गए। नरेंद्र मोदी आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। He is a global leader. Getting to meet him is insane. But that moment जब बस वो आ रहे हैं, that was like heart beat stop हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। भाई राउंड टेबल है, राउंड टेबल। Once he came and sat in front of us, I'm sure सब लोग wonder कर रहे थे, wait, is the same person जो हम टीवी पे देखते हैं। जब सामने बैठे थे तभी भी धक धक हो रहा था बहुत। आप लोग एक दूसरे को कभी मिलते हैं या पहली बार मिले? नहीं मिलते हैं हम लोग। मिलते रहते हैं, मतलब आप लोगों का पुराना कारोबार है। तो जब आपको ये सूचना मिली होगी तो क्या लगा आप लोगों को? इस मोमेंट तक यकीन नहीं हो रहा था सही बात, होने जा रहा है ऐसा। सही बात है। और देखो सारे राउंड टेबल है, हाँ, मतलब मोदी जी ने कोई फर्क पैदा करने की कोशिश नहीं करी है। आजकल तो फेक की दुनिया है ना। सर अभी भी नहीं लग रहा है कि आप सामने हैं। अच्छा, होने दीजिए। मेरे को ये यकीन वन लाइनर जो मारते हैं ना आपने सर, बुलाया हमें सर, एक बार लगा कि जो आपसे बात करने का मौका मिलेगा डेफिनेटली हम लोग फ्रंट फुट में आ जाएंगे और हमारा जो सबका एक गोल है ना वो आज वैलिडेट हो गया सर। वो गेमिंग की जीत हो गई सर, आप बुलाए वो आज इंडस्ट्री जीत गई। जो थोड़े दिन पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, इवन उस टाइम को भी हमें यही लगा था कि फाइनली इतने सालों के बाद ऐसे लग रहा है कि Creators गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। जो हम YouTube पे करते, जो हमें लगता था कि हाँ हमारी लोग देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, यही हो रहा है, बट आप लोगों ने उस क्रिएटिविटी वाले अवार्ड में भी अप्लाई किया था? नहीं किया? मैं तो गया था सर, हम तो बिल्कुल आपके इतने दूर बैठे हुए थे उस टाइम पे, उससे भी यकीन नहीं हो रहा था। ना परिचय बता दीजिए पहले सबका। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिमेश अग्रवाल है, मैं 28 साल का हूँ, मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं बहुत ही यंग एज में पढ़ाई कर रहा था जब मैं सीए का। हर कोई एंगेज में पढ़ाई करता है। जी सर, वही मतलब कंपेयर टू पॉइंट पे मारते हैं यार भाई, को यंग ही मानता पॉइंट हूँ, तो मैं और यंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए फाइनल्स तक पहुंचा था और मैं सीएफए और एफआरएम की भी लेवल 1 दे चुका था। मैंने अपने माता पिता से 1 साल का ब्रेक मांगा था अपने पढ़ाई से गेमिंग के करियर को परस्यू करने के लिए। जब मैं 2018 में स्टार्ट किया, मैं सोच के पूछा था कि 1 साल मैं गेमिंग में पूरा दूंगा और कुछ बनने की कोशिश करूंगा। तो परिवार में क्या रिएक्शन आया? सर क्योंकि मैंने पढ़ाई करके रखी थी और मेरे पास बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग था कि गेमिंग में कुछ नहीं कर पाता, वापस जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता, तो इसलिए माता पिता हमेशा सपोर्ट किए इस चीज को। और फिर मेरा गोल यही है कि मैं गेमिंग को इंडिया में आगे बढ़ाऊं और सबको, जो भी युवा फॉलो कर रहे हैं हम सभी को, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, उनको करेक्ट डायरेक्शन दिखाऊं गेमिंग से अच्छा क्या कर सकते हैं, और उसी की तरफ काम आगे करने की कोशिश चल रही है सर। मुसीबत ये हो जाएगी कि जब भी आप कोई ठग बोलेगा किसी को भी, तो आप दिखाई देंगे और कोई आपको देखेगा तो कहेगा यार ये तो अच्छे इंसान है, उसको ठग कैसे बोले। सर वो चीज, लेकिन एक भी बच्चे की गेमिंग में थोड़ा नाम बना लिया तो गेमिंग वाले लोग अब ठग से अच्छे नजर से मुझे देख रहे हैं। ठग से ठगते नहीं। हाँ, और मैं दुनिया एकदम भी ठगी नहीं कर रहा हूँ सर। मेरा नाम अंशु बिष्ट है, वैसे मेरा गेमिंग नाम गेमर फ्लीट है सर। मैं आता हूँ हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड से। ये बोला था ना, मैं सर वैसे गढ़वाली बोला है भाई, मिडिल अपना क्लास फैमिली से आता बिष्ट हूँ। भाई मेरे गढ़वाली पापा बोला। एक प्राइवेट स्कूल में 30 साल तक उनने बस कंडक्टरी करी थी,
ताकि मैं और मेरी दीदी को वो वैसे स्कूल में भुला पढ़ा सके। गढ़वाली में मैंने भाई फिर को। ट्यूशंस पढ़ाने स्टार्ट करे बच्चों को, 1-2 जॉब्स ले ली, फिर अपना खुद का कंप्यूटर बनाया एक। सर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनका बनता है कि ऐसे सोचना कि आप समझ रहे हो ना कि आपका बच्चा बस कंप्यूटर में बैठ के चिल्ला रहा है दिन भर, क्योंकि सर थोड़ा होता है कि मतलब चिल्लाना इन द सेंस कि मतलब खुश होना, कि तभी लोग देखते तो खुश होते हैं ना कि अरे वाह इसको कितना मजा आ रहा है, तो उन्हें भी मजा आता है। यानी आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। ताकि व्यूअरशिप बढ़े। तो हाँ सर, करनी तो पड़ती है मोदी सर। जी सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या रॉक्स है ब्रदर। आपकी इस दुनिया में? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सर कि मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इन दी एंड, सर जैसे आपका है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत, तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया वाह-वाही करे। मेरा नाम नमन माथुर है और लोग मुझे मॉर्टल के नाम से जानते हैं। मैं पला बड़ा मुंबई में ही हूँ, नवी मुंबई में। और जब मैं 4 साल का था, मेरे पापा गुजर गए थे। मम्मी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को रेज़ किया। उन्होंने टिफ़िन सर्विस किया, सब कुछ किया और 2015 में मोबाइल आ गया था हाथ में, तब तो शुरू किया था खेलना। पहले तो स्कूल कॉलेज में दोस्तों से बातें करते करते पता चला होगा। मैं गेमिंग मेरे को खुद से वो यूट्यूब देख के आया था। मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे अच्छा, साथ। तो मैं बीमार हूँ तुम भी हो गए। वायरस मैंने फैलाया हुआ था। बस 2015 से लेके 18 तक, जब तक मेरा बीकॉम पूरा कंप्लीट हुआ, उतने में मैंने ये फिगर आउट किया कि ये जितने भी फॉरेन यूट्यूबर हैं, हम जिन्हें देख रहे हैं, इनके कमेंट सेक्शन में सारे इंडियन। यानी ये सब जो दुनिया भर के अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनमें हैं भी इंडियन। सारे कमेंट करने वाले इंडियंस हैं। मेजॉरिटी मेरे को जो दिखते थे इंडियन ही दिखते थे, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा कोई वीडियो बनाऊं उनसे इंस्पिरेशन लेके और अपलोड करूं। और मैंने वो वीडियो 2018 में अपलोड किया और वो इंस्टेंटली वही वीडियो जो उस सोच से बना था वायरल हो गया। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को। अनिमेश से मिला 2018 में मैं, हम लोगों ने कंपनी भी शुरू की अपनी एसएटीएल। इमॉर्टल नाम कैसे रख लिया? भारत में तो लोग इमॉर्टल की बात करते हैं। लोग सब जगह मैं देख रहा हूँ इमॉर्टल नाम रख रहे हैं, तो मैंने बस अच्छा, कुछ नया कर इमॉर्टल कर दिया उसको। मेरा नाम पायल धारे है, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने पायल इन गेमिंग सबके यार बहुत बाद फेमस स्टार्ट हो रही है किया लड़की, एंड मैंने पायल सोचा गेमिंग। नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ। मैं एमपी में एक छिंदवाड़ा करके जगह है, इंदौर के पास में ही है, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था, बट घर पे फैसिलिटीज नहीं थी। 12th तक भी हमारे पास घर पे फोन नहीं था खुद का, तो गेमिंग में थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखते रहते थे, या दोस्त के जो भाई वगैरह है वो कैफेज जाते थे गेम के लिए, तो वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि गेमिंग भी कुछ होता है। तभी के टाइम पे यूट्यूब पे गेमिंग पॉपुलर होने लगी थी इंडिया में भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको एक ट्राई दूं और लड़कियों को भी एक ऐसा ऑप्शन मिले कि इसमें भी आप करियर बना सकते हो। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? सबसे बड़ी चीज यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया, तो सब थोड़ा घबरा रही हूँ। थोड़ी सांस लीजिए फिर बात करते हैं। ये मोदी जी मेरा ना नाम बिल्कुल मिथिलेश पॉइंट पाटनकर पे है, मेरा मारते हैं। गेमर नेम मिथपैट है। मैंने जो ट्राई किया है कि हमेशा से यूनिक कंटेंट देना है, एंड आई थिंक उसी की वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। तो गेमिंग, एंटरटेनमेंट, मिमिक्री, ये सब मिलके मैं बनाता हूँ मेरे वीडियो। पूरा सलाद बना दीजिए। मैं चाहता था कि इंडिया से एक ऐसा कंटेंट मैं बनाऊं जो बाहर के लोग भी देखें, लोग अप्रिशिएट करें। आज से 2 साल पहले एक स्ट्रीमी अवार्ड्स होता है, बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड। तो इंटरनेशनल कैटेगरी में आई वाज द ओनली इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड, एंड लॉस एंजलिस में अवार्ड होता है, सो आई गॉट दैट अवार्ड, एंड आई थिंक दैट इज आल्सो वन, एक बहुत प्राउड अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ये। नमस्कार सर, मेरा नाम तीर्थ मेहता है, मैं भुज कच्छ गुजरात से हूँ और मैं 2014 से हार्टस्टोन नाम की एक गेम है उसमें कम्पीट कर रहा हूँ। तो भुज में ये बीमारी कहाँ से आई? सर ये तो ऐसा है ना कि हर कोने कोने में फैली हुई है अभी तो। हाँ, लोग ये आपको कोने कोने में पर्सनल फैल जानते गई है हैं कि भाई। ऐसे कुछ कर मेरे रहे को हैं ये आप? पता हाँ, है अभी कि तो मतलब छोटे-छोटे बच्चे बहुत भी सारे लोग कि लेकर के जाना छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल जो हैं गेम के पीछे ऐसे दीवाने हो रखे, क्या बोलूँ कि वो गेम ऐसे खेलना चाहते हैं कि बताना मुश्किल है। मतलब छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में आप देखोगे मोबाइल देखोगे और वो गेम खेलने पे लगे पड़े हैं। और कुछ लोग जो गेम नहीं खेलते हैं या फिर जो थोड़े से बड़े मतलब मुझसे भी बड़े उम्र के जो लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई, उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि गेम में चल क्या रहा है। पर क्रेज़ बहुत ज़्यादा है यार गेम का, ये तो मानना पड़ेगा मुझे कि क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि नहीं पूछो अभी तो मत। क्या आप मुझे देखिए मेरे पास तो ये है। हाँ मतलब इनिशियली तो किसी को पता नहीं था, बट जब से ये मेडल हासिल हुआ है तब से काफी मतलब कहे तो सब पहचानने लगे हैं। हेलो सर, मेरा नाम है गणेश और लोग मेरे को एसके रॉसिया से जानते हैं।
और मैं बैंगलोर से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स एथलीट हूँ। जो मैं जब से कॉलेज में मैं गया, दोस्त लोग ने मेरे को गेम को इंट्रोड्यूस किया और जब मैं खेला, अचानक से उधर जो भी लोग खेलते हैं उन सबसे अच्छा खेलने लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज मेरे को असली में मजा आता है करने में और इस पे मेरे को कुछ बड़ा करना है। मैं जब 17 ईयर ओल्ड था, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2017 इंडोनेशिया में। तो जब मेरा सक्सेस मिला और मैं आई टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा माँ बाप का जो ड्रीम था घर बनाने का, वो मैं कराया और दोनों को जॉब से रिटायर कराया और अभी सब रिलेटिव्स बोलती बन। आई वाज लाइक धक हो रहा था पूरा कि क्या बात करूं उनके सामने, बट आज जब मिला आई जस्ट लाइक जो भी मन में है, जो भी मेरा स्टोरी है, जो मेरे को जानता है, वो सब बोल दिया मैं उनके सामने। एक साथ आप लोग कितने घंटे खेलते हैं कंटिन्यू? आई थिंक ई स्पोर्ट्स एथलीट जो होते हैं वो दिन के 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस के देंगे, क्योंकि वो उनकी पूरी रूटीन होती है। वो दिन में उठने का समय, गेम का समय, डाइट, सब कुछ होता है। कंटेंट क्रिएटर्स का सर अगर मैं बताऊं तो आई थिंक सब लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 12 घंटे सिर्फ सोच ही रहे हैं और फिर हो सकता है वीडियो बनाने में वो 2 घंटे ही बन गए या फिर वो 10 दिन तक नहीं बने। हमारे देश में भाई ये जो प्रॉब्लम ये बता रहा है ना कि कंटेंट क्रिएटर के साथ ये होता है, ये इशू सिर्फ गेमिंग वालों के साथ नहीं है, ये हम जैसे लोगों के साथ भी है। हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि किस टॉपिक पे बनाए, क्योंकि फिर इतने सारे टॉपिक्स हैं ना यार, और आपको ये भी देखना कि कंटेंट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, आपके जॉनर पे क्या चलेगा, आपके लिए क्या चलेगा, फिर आपकी पर्सनैलिटी के साथ क्या सूट करता है, ये सब आपको देखना पड़ता है, तब जाके कंटेंट बनता है। तो बेसिकली कंटेंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितने कंटेंट बनाने से पहले और कंटेंट बनाने के बाद जो कुछ होता है, यानी जिसको हम बैक स्टेज बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। और मेरे को याद है कि किसी ओलंपियन से या फिर किसी तो एथलीट से ये पूछा गया था कि जब उसने विन कर लिया था कंपटीशन को, वो गेम जीत गया था, तब उससे बोला गया था कि यार कितना मुश्किल था आपके लिए ये जीत पाना। तो उसने बोला था कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान था, पर जो इसके पहले जो मैं पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहा था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, और वो ज्यादा हार्ड थी। ये तो बहुत इजी सा गेम था। तो वही होता है कंटेंट क्रिएटर के साथ यार, कि कंटेंट जो बनाना, जो एक्चुअल हम वीडियो की स्टार्ट एंड वीडियो की एंड जो करते हैं, रिकॉर्डिंग या फिर कंटेंट को बना, वो इतना प्रॉब्लमेटिक, वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना कंटेंट को रिकॉर्ड करने से पहले और रिकॉर्ड करने के बाद, यानी एडिटिंग एंड एसईओ एंड वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, और इसमें ज्यादा टाइम हमारा जाता भी इसी पे ही है। तो ये बात तो फैक्ट है कि यार ये प्रॉब्लम तो आती है हमारे साथ। क्रिएटिव की दृष्टि से गेम की दुनिया में कंट्रीब्यूशन कितना? पिछले 2 साल में जो कंटेंट बन रहा है इंडिया में यूट्यूब पे, वो बहुत नेक्स्ट लेवल बनता है। लाइक सब ऑफकोर्स लोगों के पास फोन्स आ गए हैं, सबके पास अभी इंटरनेट एक्सेस आ गया, तो हम लोग ऐसा नया नया कंटेंट देख रहे हैं इंडिया में जो आई थिंक वर्ल्ड में किसी ने बनाया नहीं है। मैं शौक हो जाता हूं कि इंडिया में इतना सस्ता है, इतना मतलब अच्छा है। इवन फॉर एग्जांपल अगर गेमिंग बारे में रखे तो एग्जांपल यूपीआई भी ऑल्सो सिस्टम जो बाहर इतना अच्छा नहीं, मतलब वो सिस्टम नहीं है जो इंडिया में। इट्स अ ब्लेसिंग। गेमिंग की दुनिया में आज करोड़ों बच्चे हैं, उनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ इंटरनेट इतना सस्ता है, उसी के कारण उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है। पता है? बिल्कुल सर, मैं तो खुद ही मानता हूँ सर कि पूछोगे ना, वो सबसे पहले बोलेगा फ्री इंटरनेट। जो भी बैठा है हम सब, हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई है सर। जिस तरह से फ्री इंटरनेट, चीपेस्ट इंटरनेट आई थिंक इंडिया के टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज में आते हैं। तो सर आज के दिन भारत में 15,000 गेम डेवलपर्स कहे जाते हैं एंड 1400-1500 से ज्यादा गेम स्टूडियोज भी है। सर वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है 5 से 6 साल पहले ही बूम होनी शुरू हुई। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा, और 2000 सब कुछ मेरे आने के बाद। जी एक ऐसी घटना बताइए किसी के साथ आपको गेमिंग के दरमियान कुछ आपने कहा और एक स्पार्क कर गया, ऐसा कुछ याद आता है? मेरे तो लाइव चैट में आया था, एक लड़का बोला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, तेरा भाई तेरे साथ है। देखिए मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये गेमिंग की दुनिया क्या है, परसेप्शन का ही मुझे पता है, जो ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है। मुझे याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, तो मैंने ऐसे कहा कि ये बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है, ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था, ये बहुत फेमस वाला है। बोला था। मैं उस समय पबजी में रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स तब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या? नहीं, ये सही में उस समय इतना फेमस हुआ था ये डायलॉग इनका कि यार हर जगह चल रहा था ये तो पबजी वाला है, क्योंकि उस समय इंडिया में क्रेज भी था ना, पबजी का क्रेज चल रहा था। हर हर दूसरा क्या, हर बंदा जिसके पास भी मोबाइल था वो पबजी को ही खेल रहा था, और हर कोई पबजी पे चल रहा था। उसी के बाद तो ये फ्री फायर और ये बाकी गेम्स वगैरह बूम करे, पर पबजी के समय ये बहुत ज्यादा चल रहा था। और जैसे इन्होंने ये बात करी उसके बाद तो और भी रेस पकड़ ली पबजी ने, और
और भी ज़्यादा बातचीत होने लगी, और भी ज़्यादा लोग खेलने लग गए। ये सब तो हुआ था और इनका ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था उस समय। तब मैं इतने उस रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था, तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला, ये डाउट आ गया सबको। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है। ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप ये था कि तुम बंद करो, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर अगर पेरेंट्स मिलते हैं हमें, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा, फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं। बहुत बार न्यूज़ में देखना कि पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बच्चों ने गेम्स में इन गेम पैसे होते हैं वो लिए, एंड वो चीज़ बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट होता है। राइट नाउ मेरा एक ही गोल है कि अगर किसी बच्चे को भी ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है या बहुत स्किल लेवल पे टॉप लेवल पे खेलना है, उनको मैं कैसे गाइड करूं, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूं, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत कम लोग के पास है। घर में ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जरूरी है या डांसिंग सीखना माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, वो भी एक व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिष्ठा मिलने में सदियों की एक पुरुषार्थ रहा है। अगर देखी जाए हमारा देश स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत आगे रहा। आज के दिन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, पर अगर 1983 वाली वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो मे बी सब लोग उस उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर मे बी देश में एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर गेमिंग 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ और आज काफी लोग हैं इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में हमारे जैसे गेमर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमाया। तो सर आई थिंक आज कोई गेमिंग के लिए अगर ये पूछे कि ये क्यों करना है तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि इसको आप साइड हसल रखिए। जो लोग सोचते हैं अनऑर्थोडॉक्स है, बेकार चीज है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर सर के रेजिडेंस में, तो वहां तक जाके उनसे बैठ के एक राउंड टेबल में बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, तो वो बहुत अनरियल था। और फॉर श्योर लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखें कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है एज अ गेम। यार ये बिष्ट बुला ने बहुत सही बात बोली है कि यार जो गेम्स है ना, अब वो अब असल में वैसे गेम्स रह भी नहीं गए कि ज़्यादातर अब जैसे पहले पुराने टाइम पे होता था कि आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। यार ज़माना बदल रहा है, लोग बच्चे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, और ये ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। तो अगर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और जो भी उनका काम है उसके साथ साथ अगर इसको भी कर रहे हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिर्फ इसी को कर रहे होते हैं और बाकी जो आपको सही में करना चाहिए उस तरफ आपका ध्यान नहीं होता। जैसे कि ये बिष्ट ने बताया कि बिष्ट भाई बोल रहे हैं कि वो सारी चीज़ें कर रहे थे और उसके साथ साथ गेम भी कर रहे थे, तो विच इज़ गुड। और आप फिर बाद में देख सकते हैं कि आप अगर करियर बनाना चाहते हैं तो करियर बना सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीएम सर ने मेंशन की कि डाउन द लाइन ग्रो करना है एक इंडस्ट्री को, तो उसमें एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उनका वही पेरेंटल एडवाइस, पेरेंट्स की सपोर्ट करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी दृष्टि से मुझे बताने जैसी कोई चीज आपको लगती है, यार आपके कोई मन में प्रश्न है तो आप, क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना। सरकार का मूल नेचर ये है। अब दो चीजें होती हैं कि या तो आप उनको दबाने की कोशिश करो या तो कानूनी सारे बंधन लगा करके उनको अलग करो। दूसरा है कि आप चीज को समझो, समझ करके हमारे देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करो, उसको कुछ कानून नियम व्यवस्था के अंदर ढांचा में लाओ, उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो फिर बुरा करने वालों को बहुत देर लगती है। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए, वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। सर आई थिंक एक चीज़ जो डेफिनेटली करा जा सकता है ईज ऑफ बिजनेस के लिए, सर ई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ई स्पोर्ट्स को बहुत टेक्निकली जैसे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई हुआ है, एक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि स्किल बेस्ड गेमिंग है, इसमें कोई पैसों का गेम में पैसे लगा के पैसे जीतने वाला खेल नहीं है। सर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है और सबको पता चल जाता है ये अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑल बॉडीज जिनके हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करना पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रेगुलेटरी बॉडी जैसा कि आपने कहा कि बंदिश वाली अभी इंडस्ट्री बनी नहीं है क्योंकि अभी बढ़ रही है, तो खुले में बढ़ने देंगे, पर साथ में अगर पुश मिलेगा तो कुछ साल बाद आई थिंक इंडस्ट्री रेडी रहेगी कि सरकार आपके उसमें नहीं, इसको कोई बंदिश की जरूरत नहीं, खुले में ही जाना चाहिए, तभी जाकर के ये फले फूले। अगर बंदिश आएगी तो नहीं होगा। क्या आपको ये फेस करना पड़ता है, गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब वो ऐसा समझते हैं कि हम जो फास्ट टाइम मानते होंगे, बेस्ट टाइम मानते हाँ, जैसे हम मतलब गेम्स खेलते हैं वो काफी अलग रहती है, बट वो ऐसे समझ अच्छा ये तो हम जैसे लूडो खेलते हैं वैसी कोई गेम हो गई, बट वैसा नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि चेस जैसी एक कॉम्प्लेक्स गेम्स हम मोस्टली खेलते हैं, जिसमें बहुत सी मेंटल स्किल्स भी चाहिए रहती है, फिजिकल स्किल्स भी। एग्जैक्टली यार, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि यार जो गेम चले हैं ना आजकल, जिसमें आप जैसे ताश के बहुत सारे गेम हैं या गैम्बलिंग के बहुत सारे गेम्स हैं
कि जिनमें आप पैसा लगाते हैं और फिर उसके बाद आप टीम बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, हर गेम वैसा नहीं है। और खासकर ये जिन बच्चों को हम देख रहे हैं अभी, या जिन लोगों को हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोग या फिर इन जैसे काफ़ी लोग जो इनको देख कर आए हैं, वो एक नॉर्मल स्पोर्ट खेल रहे हैं। ई स्पोर्ट भी एक कैटेगरी होती है, इंडिया में अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, पर इसके बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। इसमें अलग अलग देशों के टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कराए जाते हैं। जैसे आप ओलंपिक में देखते हैं कि हर देश के लोग आते हैं, वैसे ही इसमें भी आते हैं, टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, विनिंग प्राइज होता है। और ये मेंटल स्ट्रेंथ, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, इन बच्चों ने बताया 12-12 घंटे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं उसकी, ताकि ये उस दिन, जिस दिन ये कंपटीशन फाइट करें, उस दिन ये जीत सके। और बेसिकली गेम्स में दो कैटेगरी होती है, एक वो होते हैं जो इसमें खेल रहे हैं तो वो हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब कंपटीशन आया तो उसमें कंपटीशन फाइट करने गए। जैसे कि आमतौर पे किसी भी स्पोर्ट में होता है कि प्रैक्टिस हर रोज चलती है, पर जब कंपटीशन है, कोई लीग है, तो वो उधर जाएंगे। वैसे ही इसमें भी होता है। दूसरे होते हैं जो कंटेंट बना रहे हैं गेम को लेके, वो लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, गेम खेलते हैं, पर वो प्रोफेशनली नहीं खेल रहे। हाँ, सारे ऐसा नहीं होता कि कुछ प्रोफेशनल नहीं होते, कुछ प्रोफेशनल उसमें भी होते हैं, बट मैक्सिमम लोग उसमें सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए आते हैं। तो वो भी एक फॉर्म है इस जो गेम्स के, इस ई स्पोर्ट के, ई गेम्स के चारों तरफ घूमता है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि हर गेम यार गैम्बलिंग नहीं है, हर गेम खराब नहीं है। शर्त वही है कि यार जो आपके लिए फिलहाल आपके हिसाब से ज़रूरी है, उस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी चाहिए रहती है। सर आरएनजी और स्किल बेस्ड गेम को बहुत हाई लेवल के डिफरेंशिएट करें। सर आज भारत के एथलीट्स आके ओलंपिक्स में प्रपोज है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रपोज है। आप लोग एक काम कीजिए, ये जो क्या समस्या है आपकी, मुझे कभी मेल कर दीजिए मेरी ऑफिस में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप। इधर लाइक पेरेंट्स को जब उनके बच्चे लोग बोलते हैं कि गेमर बनना है, पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल गेमर क्या होता है, क्या करता है। ये गेमिंग मतलब गेमिंग, गैम्बलिंग भी समझ जाते हैं। तो उस रिगार्डिंग मोदी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि गेमिंग अलग होता है, गैम्बलिंग भी अलग होता है, और हमने भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किया। अब इतने सारी मात्रा में बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, तो उनको आप सही रास्ते पर ले जा सकते हो। तो सही रास्ते पर ले जाना है तो आपको लगता है डूज एंड डोंट्स, पढ़ाई करो, ये तो ठीक है, हम कह दिए तो पढ़ाई करो, और क्या क्या बातें आप सोचते हैं कि जिसको उसको केयर करना चाहिए। बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि यही करे, तो हम लोग सर, मैं तो हमेशा अपनी स्ट्रीम पे क्लियर बोलता हूँ, कोई भी आके बोले कि भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो मैं तो साफ बोलता भाई अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चलो। मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के साथ किया, मैंने जॉब करी, मैंने जॉब के साथ किया। जब तक नहीं चला, मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ के मैं बस लगे रहा कि नहीं यही काम करेगा, यही काम करेगा। आज के टाइम पे गेमिंग और ई स्पोर्ट्स, मतलब उसमें दो कैटेगरी आती है। जैसे ई स्पोर्ट्स में आप कम्पीट करते हो, और कंटेंट क्रिएशन में ऐसा है कि हम गेम के अराउंड वीडियोस बना रहे हैं, उसमें 4 दोस्त मिलके कुछ फन कर रहे हैं, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं लाइव स्ट्रीम में। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से, 3 स्टेज है। एक तो है जो गेम खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ी, दूसरे वो लोग हैं जरा क्रिएटिव माइंड के हैं, तो उस गेम, उसका लाइव स्क्रीनिंग ये वगैरह करने के बाद में थोड़ा सा वीडियो बनाना, इसमें थोड़ा रंग भर देना, वो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि गेम इटसेल्फ बनाना। कैसी हमारी जो गेम्स है जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या। तो अभी आई थिंक 2020 में आपने स्टेटमेंट दिया था कि मेक इन इंडिया, की इंडिया के अराउंड गेम्स बनाने प्रमोट कर रहे हैं आप। तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है उसमें, और जो वो पूरी इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी स्कोप बढ़ा है। हिंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकर्षित कर रही है, या आप लोगों को लगता है कि ये क्लिक कर सकती है? क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आती है उसमें तो मारो, काटो, दौड़ो, भागो, यही आता है। जैसे हमारे पंचतंत्र है, क्या कभी किसी ने उसमें माइंड अप्लाई किया? अभी डेवलपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पुराने खेले जाते थे, जैसे अष्टो चौकड़ी करके एक गुजराती में हम छोटे से तब से वो गेम खेल रहे हैं, तो अभी उसके जो है वो डिजिटल वर्जन अभी रिलीज हो। बाकी यही है कि हमारी जो मिथोलॉजी है, जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट इस चैलेंज को कैसे हम डिफीट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे मानो स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा को खेले। भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिले। तो जैसे हम सभी को गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वैसे आप इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिसकी बात सब सुन के मानते भी है। जब आपकी ये बात बाहर आएगी तो मुझे लगता है 100% लोग इस वे में सोचेंगे,
सर यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, वैसे एक कैटेगरी है, जैसे शूटिंग गेम्स हो गए, वैसे एक कैटेगरी है गेम्स फॉर चेंज करके, जिसमें जैसे आपने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स बताया, या फिर ऐसे छोटे छोटे, जैसे अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज कम करने के लिए, या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम्स स्पेसिफिकली स्टूडियोज बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज भी कैचअप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि डाउन द लाइन 2-3 साल में तो ऐसे गेम्स आएंगे ही, और वो आगे जाके पॉपुलर भी होंगे, जो कहेंगे हम कि सिर्फ इंडिया के भी नहीं बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करेंगे। मुझे उनकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी, एंड शायद मैं भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करूँ, अपने ऑडियंस तक भी पहुँचाऊँ, वो ये रहेगा कि आप गेम डेवलपमेंट में घुसो, थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इंडिया कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या वट जोग्राफी, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ। एग्जैक्टली यार, देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल रहा है, पर अभी भी इंडिया की अपने लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि बहुत वर्ल्ड लेवल में बहुत ज़्यादा मानी जाती है। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल कंज्यूमर यूज़ करता है, जैसे कि मोबाइल। मोबाइल में आप देखें कि इंडिया आईटी में बहुत अच्छा है, पर देखिए मोबाइल में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वर्ल्ड लेवल पे compete करती हो। आप देखेंगे एप्पल है, सैमसंग है, ये सारी फॉरेन की कंपनीज हैं, इंडिया की कोई कंपनी नहीं, जबकि आईटी में बहुत अच्छा है। लैपटॉप्स, आप देखेंगे लैपटॉप्स इतने आईटी में इंडिया, हम बोलते हैं कि इतना अच्छा है, पर लैपटॉप में कोई कंपनी इंडिया की नहीं है जो कि बड़ा नाम हो। वहीं पे आप देखेंगे कंप्यूटर को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इंडियन कंपनी कोई ऐसी नहीं है, जबकि आईटी में हम इतने अच्छे हैं। जैसे कि आप देख ले कि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में हमारी कंपनी का नाम नहीं है कोई। जैसे कि हम बोलते हैं कि हार्ड डिस्क है, उसमें कोई नाम नहीं है। हम बात बात करते हैं रैम की, तो रैम में हमारी कोई नहीं। ग्राफिक कार्ड, जो कि गेम्स खेल रहे हैं उसमें ग्राफिक कार्ड बहुत ज़रूरी है, हमारे देश में कोई ऐसा ग्राफिक कार्ड का कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो कि इंडियन बेस्ड हो, मतलब इंडिया की हो। इंडिया में काम जरूर कर रही होंगी, इंडिया में उनके प्लांट जरूर होंगे, पर इंडिया के नाम की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि वर्ल्ड फॉरम में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बेसिक कंज्यूमर लेवल पे आती हो। तो ऐसे नाम नहीं है, या हैं भी तो बहुत छोटे से, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल इंडियन कंपनीज नहीं बनाती हैं, बट हमको पता ही नहीं है, या फिर वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे उतने बड़े नाम है नहीं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को एड्रेस करनी पड़ेंगी। गेम, जैसे हम देखते हैं गेम के लिए भी बहुत से गेम्स ऐसे हमको ज़रूरत है जो कि इंडियन बेस्ड गेम हो, इंडिया ने बनाए हों, और वो बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हो। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना कि हर चीज़ हमको अंदर बनानी है, तो आईटी सेक्टर में भी हमको ये बेसिक कंज्यूमर लेवल पे भी समझना पड़ेगा कि हमको क्योंकि जब हमारे देश में मोबाइल बनेगा और उसके अंदर के कंपोनेंट भी इंडिया में बनेंगे, और वो हमारे देश की सारी कंपनियों की, तो आप देखेंगे कि कितनी प्रगति करेगा हमारा देश, और कितने लोग यूज करेंगे उसको इंडिया में। और जब हर चीज़ आपकी इंडियन बेस्ड होगी, इंडियन कंपनी होगी, इंडियन कंपोनेंट्स होंगे, और इंडिया में ही मिलेगा, तो ये जो हम बात करते हैं ना कि यार हमारे ऊपर स्पाई कर लेगा कोई, या हम, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और चाइना से हम लोगों की दुश्मनी ज़रूर है, हम बहुत सी चीज़ें उनसे ऐसी करते हैं कि जिनसे हमको लगता है कि वो ख़राब कर रहे हैं, पर हमको चाइना से बहुत कुछ समझना पड़ेगा। देखिए आज हम सारे जो कंटेंट बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं? ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं। यूट्यूब यूट्यूब अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। कल अगर यूट्यूब चले जाता है तो इस कंटेंट का क्या होगा? या फिर वो इस कंटेंट का यूज़ अनएथिकली करता है तो क्या होगा? तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि इंडिया में ये सारी चीज़ें डेवलप हो। इंडिया में ऐसी कंपनीज बने जो कि यूट्यूब को टक्कर दे सके। इंडिया में ऐसी कंपनी बने जो कि फेसबुक को टक्कर दे सके। इंडिया में कुछ ऐसी कंपनी बने जो कि ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब को टक्कर दे सके। और ऐसा नहीं है कि है नहीं, है, पर वो उतने बड़े लेवल पे नहीं है, वो उतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत है हमारे देश के लोगों को आगे आने की, कि अगर जो छोटी-मोटी इंडियन कंपनीज़ हैं उनको भी यूज़ करें, और उन इंडियन कंपनीज़ को भी ज़रूरत है कि अपने आप को मार्केट अच्छे से करें, अपने अंदर चीज़ें अच्छी लाएँ, रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ाएँ। और गवर्नमेंट को भी इस तरफ देखने की ज़रूरत है कि अगर हम आईटी सेक्टर में अच्छे हैं, तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि हम इंडिया के अंदर हर चीज़ डेवलप करें, और वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करी जाए। जैसे आज हमारे देश में आईटी की ज़्यादातर चीज़ें हम इंटरनेशनल वाली यूज़ करते हैं, ये नो डाउट। हम इन कंपनीज में इंडियन का बहुत ज़्यादा है, पर क्यों नहीं हम इंडियन कंपनी तैयार करते हैं जिसमें इंडियन तो हुई हुई और फॉरेन वाले भी आके यहाँ पे काम करने को मजबूर हो जाए। हमको ऐसी कंपनीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और हर सेक्टर पे डेवलप करनी पड़ेगी।
एंड उन चीज को हम लोग पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो आई गेस दिस इज समथिंग दैट आई वुड टेक फ्रॉम हिम. उन्होंने जो एनवायरनमेंट की ये चीज़ें बताई कि जो गेम डेवलपर्स हैं उनको एनवायरनमेंट पे फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट और हमारी जो क्लीननेस है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. क्या ओपन सोर्स गेम का होता है कि गेम है, उसमें 2 चैप्टर किसी और ने जोड़ दिए, 2 स्टेप्स किसी और ने जोड़ दिए, क्योंकि आप जो कहते हैं ना जिसकी उम्र कम होती है, हाँ हाँ, उसको जो मॉर्टल है उसको इमॉर्टल बनाना है, तो फिर हमें ओपन सोर्स करें, उसमें नई-नई चीज़ों को जोड़ने के लिए उसको ओपन करें। तो हो सकता है कि मान लीजिए हमने हनुमान के कैरेक्टर के ऊपर कोई बनाया, जी। तो लोगों को अभी ओपन सोर्स है, आप हनुमान की नई-नई चीज़ें लेके आइए। तो हो सकता है वो हाँ सर, बहुत अब सारे देखिए games ये हैं। ये हमारी टीवी सीरियल जैसा काम है। हमारी टीवी सीरियल कोई एंड ही नहीं है। हाँ। हाँ? उसका नए-नए पुरुष जोड़ते जाते हैं। सर हम लोग ने वैसे थोड़ा कुछ आपके लिए सोच के रखा था कि आपसे हम लोग इतना कुछ सीखा है, आपको हम लोग गेमिंग का थोड़ा डिक्शनरी आपको सिखाना चाह रहे थे. तो सर एक गेम है जो अब मिनट आप समझा दो हम लोग क्या करेंगे सर के साथ. बेसिकली सर हम गेमिंग में कैसे होता है कि हम लोग मैच के अंदर बिजी रहते हैं, तो हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, तो हम लोग ना टर्म यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सके इजीली. हर एक की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। आप देखिए सरकार में जाइए, तो सरकारी जो अधिकारी होंगे, वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे। भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी. वैसे ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। सर पर आपको एक दो वर्ड तो हम लोग बता के जाएंगे. आप हमें फिर बताएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे. ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2। अच्छा एक और है नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद भाई देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग उनके लिए बोला है। ग्राइंड करके एक वर्ड होता है, तो ये तो खैर आप गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो. ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली. जैसे अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ तो मुझे उसमें एक एक चीज सीखने के लिए ग्राइंड करना पड़ता. तपना सर, तपना हिंदी में आसान भाषा में तपना. और दूसरा है सर जीटी है, मतलब हम जनरली कोई भी गेमिंग सेशन एंड करते हैं तो दोस्तों को कहते हैं कि अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, जाना है, तो हम टाइप करते हैं जीटी. मतलब अवे फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि आप गेम खेल रहे हो, 4 लोग एक टीम में एक साथ खेल रहे हैं, अचानक से मम्मी ने बुला दिया कि खाना रेडी हो गया, तो वो फोन इधर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो वो मतलब गेम में हार जाएंगे. तो टीम मेंबर्स आके हमें, अगर हम चाहते कि टीम मेंबर्स को समझे कि सुनो मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी जगह तुम लोग लो, हम लोग AFK लिखते हैं, अवे फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब मैं नहीं हूँ पर तुम लोग संभाल लो. यानी एक दूसरे को कह करके जाते हैं, इतनी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं. और सर सबसे बड़ी चीज आपको कूलेस्ट गेम कहा जाता है हमारी साइड में. अगर आप देखिए लाइव चैट में भी भाई ये तो सही बात है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना यार, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है. एंड मेरे जैसे बंदे के लिए, जो कि मैं ये समझता हूँ कि जो कि हम लोग जो इतने टेकी नहीं है, फिर भी मेरे को ये लगता है कि मैं काफी हद तक टेक को समझता हूँ अपने सर्कल में. तो मेरे को भी ये LOL, लाफ एट लाउड वाला जो भी ये होता है, इसका फुल फॉर्म जानने में काफी समय लग गया. LOL तो मैं ऐसा सोचा कि LOL पता नहीं क्या है, लिखते होंगे, आजकल शॉर्ट फॉर्म चल रही, तो हर बात के पीछे LOL लगाता था यार मैं. काफी समय लग गया ये समझने में कि इसका असल में मीनिंग क्या है. तो हाँ यार, ये शॉर्ट फॉर्म बड़े ट्रिकी होते हैं भाई, और अगर इनका सही जगह यूज नहीं किया तो प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है. कहते हैं कि सबसे कूल अगर कोई है तो वो हमारे पीएम है. एंड आप जैसे मतलब हमारी और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी नहीं, आपने किसने बताया ये? मीडिया में सब आता है, वो सच मत मानो. सर आपकी जेंजी है हमारे. हाँ, मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं बैठा हूँ. उसने एक, मुझे याद है YouTube फैन फेस्ट में आपने जब सर सिंपल चीज वही लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब लोग पागल हो गए. हम लोग को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए. हम लोग सब गेमर्स के नाम है, सर का कोई नाम नहीं है. सर इंडिया ने मुझे बहुत पहले से नाम दे के रखा है, डबो. तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी. नमो ओपी बॉस. सबसे ज्यादा पावर. सर अभी कुछ आपके साथ गेम्स चल रहे थे. बहुत एक्साइटेड है आपको गेमिंग सिखाने के लिए. ओहो, गेम्स खेले जाएंगे. नमो ओपी इन द ग्रुप दोस्तों, नमो ओपी. जोर से मारिए. हाँ मारिए. मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया, वी वर माइंड ब्लोन. जाके सब गेमर आज खुश हो गए हैं. वाओ. कैसा था आपका अनुभव गेम खेल के? अच्छा ही है, लेकिन चलो आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आप लोगों से ट्रेनिंग लिया. ये देखिए राइट नीचे आना है ना.
किसी को नहीं मिल सकता, उतना मुश्किल है मिलना। जो मौका हमको मिला तो दिस विल बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वेयर वी प्लेड गेम्स। आप अंदर चले जाइए यहाँ से। सीरियसली यार, ये मौका मिलना देखिए बहुत अब यहाँ पे आ गए आप, स्पीड भी बढ़ चुकी है अब। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक इंडियन गेम है, फर्स्ट टाइम मतलब सर खेल रहे हैं। माधुर जी, क्या बात है, पहुंच गए। गेम इतनी है कि नहीं गेम तो बहुत बड़ा है। इनको मिलेगा एक त्रिशूल मिलता है यहाँ पर, तो वो त्रिशूल लेके फिर उनको आगे बढ़ना होता है। ये देखिए त्रिशूल है यहाँ पे, तो जैसे ये इन्होंने ई दबाएंगे तो इनको ये त्रिशूल मिल जाएगा। अब इनको पहला हथियार अपना वेपन मिल चुका है। अब ये लेके वो आगे लॉर्ड विष्णु एंड माँ दुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगे। ये पूरे गेम का शुरुआत और पहलू है। एक बात तो है, हम लोग इतने टाइम से इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को गेमिंग करने के लिए। आज आपने हमारे जितना इंस्पायर एक दिन में कर दिया। यानी आप लोगों का कितना समय जाता होगा इसमें देख रहा हूँ। सर आपको कैसा लगा आज गेमर्स से बात करके? मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर, युवा पीढ़ी का भला भी हो जी और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे हो। मुझे ऐसे मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसमें आगे जाए और हम दुनिया में चीजों को लेके जाए। सो सर अभी हम लोग स्टम्बल गाइस करके गेम खेल रहे हैं, तो कोड है, रूम कोड है सबका 982981। ओके, जॉइन एवरीवन। जॉइन। ऐसे इस गेम में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आगे आगे जाना होता है, रेस होती है, ऑब्स्टैकल्स होते हैं। आपके कैरेक्टर का नाम नमो है। या ये जॉयस्टिक है, हाँ ये सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा। अगर आप इसको ऐसे फिंगर रख के मुंह ऊपर की तरफ करोगे तो आगे की तरफ हमें आगे जाते हैं। सर आप तो इसको आप यहाँ पे सर हाथ रखिए देखो यार और इसको कितना टच स्क्रीन के जैसे सिंपलिसिटी है यार, वो बच्चे कैसे उनके आस चलिए सर, चलिए जंप करना है। जैसे ही नीचे जाएगा घरों में राइट परिवार बटन में दबाना है देखते हो, वो तो माँ बाप को सिखा रहे होते हैं और वो इतने टेकी नहीं होते। बहुत बढ़िया। हमें लगता है बहुत मजा आया। मेरी मदर को गाइस सर से सक्सेसफुली हमने मोबाइल मेरी मदर को एक्चुअली ये चीज़ें सीखने में बड़ा मज़ा आता है। वो तो बेसिकली व्लॉग भी करती हैं और आजकल उनको एक नया चस्का लगा हुआ है, वो इंस्टाग्राम में रील बनाती हैं और वो होता है ना कि वॉइस लिप मूवमेंट करनी होती है, गाना चल रहा होता है लिप, तो उनको काफ़ी कुछ जानना होता है, तो वो सीखती रहती है। और जब उन्हें सिखाना होता है ना, तो एक्चुअली वो इतनी टेकी नहीं है, तो उनको मेरे को बहुत समझ आता है। तो जब समझाना होता है तो बिल्कुल हम इसी तरह से उनको समझा रहे होते हैं और वो इसी तरीके से समझ रहे होते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन गए हैं एक तरीके से। और देखो ना वो किससे उनके साथ बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली होके बात कर रहे हैं और उन्होंने क्लियर करा है कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है यार, मैं आप ही के जैसा हूँ। तो वो मोमेंट तो एपिक था यार कि ये सब हुआ। तो आप देखो कि सिंपल है यार और इससे ना लोगों को अच्छा भी लगता है। यही यही तो एक हमारे देश की ब्यूटी है कि यार हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इतने सहज हैं कि उनसे जाके जब लोग मिलते हैं तो उनको फील ही नहीं होता कि हम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। आपको देख के लग रहा है कि इन बच्चों को ये फील हो रहा है कि वो प्रधानमंत्री के सामने भी है। गेम इन इंडिया। भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। क्या हम लोग कुछ चीजें लाए थे आपको जो- साइन करने के लिए जो हमारे गेमिंग से जुड़े। आप 2 मिनट विराजमान हो जाते तो टेबल पे। फॉर श्योर नमो ओपी। आप लोग ये काम शुरू कीजिए, अरे हर एक को कहिए कि खुद की सिग्नेचर अपनी मातृभाषा में करें। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखें कि हाँ ये भी कुछ ये सही बात है यार। हम लोगों को ना इंडियनिज्म को ओन करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से इंडियनिज्म नहीं होगा, ओन भी करना पड़ेगा। और ये मेरी भी कमी है, मेरे भी सिग्नेचर जो है इंग्लिश में है, बट अब मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने सिग्नेचर जहाँ पे भी हो सके हिंदी में ही करूं और हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। ये पहना दीजिएगा। अच्छा इसको पहनोगे? शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपके साथ मुझे कैसे फोटो जिसका संदर्भ करते हैं गेम में हम हाँ चलिए। I think Indian gaming peaked today. अच्छा, who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. हमने उनसे मिला है। बहुत बढ़िया यार। बच्चों को अच्छा लगता है यार ये सब देख के। जब छोटी छोटी चीज होती है कि हमारे देश के इतने बड़े पौधे में बैठा हुआ बंदा, सबसे बड़े पौधे में बैठा है प्रधानमंत्री, वो जब मिलते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। गेम ऑन। चलो दोस्तों, वीडियो तो खत्म हो गया बट आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। मुझे काफी मजा आया मोदी जी को देख के। और सही बात है कि जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है उसके लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा
और उसको आगे बढ़ाने की भी हमें ही ज़रूरत है। और मोदी जी का व्यवहार भी इसमें झलकता है कि मोदी जी जैसे बच्चों से मिल रहे थे, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि यार प्रधानमंत्री मिल रहे हैं या वो बच्चे हैं और मैं इतना मैच्योर आदमी हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं था। वो बच्चों के साथ बच्चों की तरह थे। और जैसे आम जनता में, आम दुनिया में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हम बच्चों को देख के कैसे बिहेव करते हैं, वैसे वो भी बिहेव कर रहे थे। और ये देख के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो एक कनेक्ट बनता है मोदी जी की तरफ लोगों का। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप सस अगर पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी सपोर्ट आईडी दिख रही होगी, यूपीआई आईडी दिख रही है, आप उसमें मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो मुझे, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी भी आपके सामने आ रही है। आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।